इस ऑनलाइन अवेयरनेस एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आपको निम्न जानकारियां बताई जाएंगी। विभिन्न ई कोड सेवाएं, ई कोड सर्विसेज की वेबसाइट्स एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेबसाइट्स, ई कोड मोबाइल ऐप, ई पे पोर्टल के माध्यम से न्यायशुल्क जुर्माना जमा कराने की प्रक्रिया, ई फाइलिंग करने की सरल प्रक्रिया। सभी से निवेदन है कि लाइव चैट के माध्यम से प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करें। अधिवक्तागण है कि विभिन्न ई कोड सेवाएं आपके लिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जिसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताता हूं। किसी भी मुकदमे की जानकारी आप इन सेवाओं के माध्यम से कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें सर्वप्रथम है ई कोड मोबाइल ऐप, ई कोड्स वेबसाइट, ईमेल। यदि आपका ईमेल एड्रेस न्यायालय में पंजीकृत है तो आप ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस पुल की सुविधा, एसएमएस पुश की सुविधा यदि आपका मोबाइल नंबर न्यायालय की रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। ई सूचना बूथ या ई कियोस्क, न्यायिक सेवा केंद्र। इन सभी सुविधाओं के माध्यम से आप कॉज लिस्ट, केस स्टेटस, निर्णय की ऑनलाइन प्रतियां आदि प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप सभी अधिवक्तागण से निवेदन है कि अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कोर्ट में आवश्यक रूप से पंजीकृत करें। अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवश्य न्यायालय में पंजीकृत करवाएं। एसएमएस फुल सर्विस, आप मोबाइल नंबर 9766899899 पर ई कोड स्पेस मुकदमे का सीआर नंबर एसएमएस करके उस मुकदमे का केस स्टेटस एसएमएस के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ई कोड्स वेबसाइट www.ecodes.gov.in के बारे में जानते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के लिए आप एड्रेस बार में ecodes.gov.in टाइप करें तो आप वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप भारत भर के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या एक नज़र में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पॉलिसी एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट्स और एसएमएस फुल सर्विस और मोबाइल ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसी वेब पेज पर आगे आपको हाईकोर्ट ई सर्विसेज, हाईकोर्ट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एवं अन्य उच्च न्यायालयों की वेबसाइट्स के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ई सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एनजेडीजी एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की विशेष वेबसाइट्स के बारे में भी लिंक उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको ई फाइलिंग, ई पे एवं वर्चुअल कोर्ट्स के वेब लिंक भी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। आइए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं। भारत की प्रत्येक जजशिप की अपनी एक वेबसाइट है। राजस्थान के जजशिप के वेबसाइट्स के बारे में जानने के लिए आप राजस्थान पर क्लिक करें तो इस प्रकार राजस्थान का नक्शा आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर विभिन्न जजशिप की वेबसाइट पर जाने के लिए आप नक्शे में इस जजशिप का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अन्य सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ई कोर्ट सर्विसेज की केस स्टेटस, कोर्ट ऑर्डर और कॉज लिस्ट जो सबसे महत्वपूर्ण सर्विसेज हैं वो आप प्रत्येक जजशिप के लिए प्राप्त कर सकते हैं। केस स्टेटस आप केस नंबर, एफआईआर नंबर, पार्टी नेम, एडवोकेट नेम, केस कोड, एक्ट और केस टाइप के माध्यम से सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। हम केस नंबर के माध्यम से केस स्टेटस कैसे सर्च किया जाता है यह देखते हैं। इसके लिए आपको संबंधित कोर्ट कॉम्प्लेक्स या कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट चुनना होगा। कोर्ट कॉम्प्लेक्स का चुनाव करने के लिए आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि सिरोही जजशिप के जितने कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाई देंगे, इनमें से संबंधित कोर्ट कॉम्प्लेक्स का चुनाव कर सकते हैं। फिर आप केस टाइप जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं उसका चुनाव करें। हम यहाँ पर सेशंस केस का चुनाव कर रहे हैं। इसके बाद आप केस नंबर एवं केस ईयर डालें एवं कैप्चा कोड डालकर गो बटन पर क्लिक करें। वो बटन पर क्लिक करने से यह केस किस एस्टैब्लिशमेंट में पंजीकृत है आपको दिखाई देगा। व्यू बटन पर क्लिक करने से आपको केस की सारी डिटेल्स अपने स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगी, जैसे कि सीएनआर नंबर, केस कब दर्ज हुआ, केस में आगामी तारीख पेशी, केस के पक्षकार, एडवोकेट्स एवं केस की प्रत्येक लिस्टिंग डेट पर क्या ब्यौरेवार कार्रवाई हुई ये आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम कोर्ट ऑर्डर, जजमेंट ऑर्डर के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो हम केस नंबर, कोर्ट नंबर, पार्टी नेम या ऑर्डर डेट के आधार पर यह जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम ऑर्डर डेट से जजमेंट ऑर्डर्स को सर्च करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कोर्ट कॉम्प्लेक्स का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम डेट टू डेट के मध्य में आप
कोर्ट ने जो भी जजमेंट ऑर्डर अपलोड किए हैं वह देख सकते हैं। हमने एक डेट रेंज का चुनाव किया है। इसके बाद हमने कैप्चा एंटर करके वो बटन पर क्लिक किया तो चुनी गई 2 डेट्स के बीच में जजशिप के एस्टैब्लिशमेंट्स में जिस किसी कोर्ट द्वारा जजमेंट अपलोड किए गए वो आपको दिखाई देंगे। एक जजमेंट को हम देखते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जजमेंट की पीडीएफ कॉपी खुल जाएगी जिसे आप डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। यह सर्टिफाइड कॉपी नहीं है पर रेफरेंस के काम आती है। इसी तरह हम कॉज लिस्ट की भी जानकारी कर सकते हैं कि किसी अमुक कोर्ट में किसी तारीख पेशी पर क्या कॉज लिस्ट है। ये आप सरलता पूर्वक यहाँ से पता कर सकते हैं। सिविल एवं क्रिमिनल अलग अलग कॉज लिस्ट यहाँ अवेलेबल होती है। हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट जज सिरोही की 27 तारीख की कॉज लिस्ट दिखाई दे रही है। कॉज लिस्ट में से आप किसी भी पर्टिकुलर केस की डिटेल्स ड्रिल डाउन करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी और जजशिप की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी क्विक लिंक्स अवेलेबल हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस सुविधा का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अब हम एनजेडीजी के बारे में जानकारी करते हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एक ऐसा वेब पेज है जहां पर भारत भर के सभी लंबित मुकदमों के आंकड़ों की जानकारी दिखाई जाती है। इसमें ड्रिल डाउन करके आप किसी भी राज्य विशेष या किसी भी जजशिप विशेष के आंकड़े भी देख सकते हैं। पेंडिंग डैशबोर्ड में आपको ग्राफिकल डिस्प्ले मिलेगा कि किसी भी स्टेट अथवा जजशिप में मुकदमे कौन कौन सी प्रकृति के पेंडिंग है एवं डिस्पोज डैशबोर्ड में भी आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यहाँ पर आप ड्रिल डाउन करके अपनी इच्छित जजशिप की भी जानकारी ग्राफिकल डिस्प्ले में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ई कोर्ट सर्विसेज की सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज के बारे में जानकारी करते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने ऐसा विंडो खुलेगा जिसमें सीएनआर नंबर से केस स्टेटस सर्च करने की प्रक्रिया, कोर्ट ऑर्डर, कॉज लिस्ट एवं केविएट सर्च व कोर्ट लोकेशन टैब आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हेल्प वीडियो, सीएनआर नंबर क्या होता है इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। आइए हम देखते हैं कि सीएनआर नंबर के माध्यम से किसी भी केस के डिटेल्स को सर्च करना कितना आसान है। यदि आपको किसी केस का सीएनआर नंबर पता है तो उसे यहाँ पर प्रविष्ट करें एवं कैप्चा कोड डालकर सर्च बटन पर क्लिक करें तो आप तुरंत ही भारतवर्ष में से किसी भी एक पर्टिकुलर केस के डिटेल्स तुरंत जान सकेंगे। यहाँ पर आपको केस दर्ज होने की तारीख, केस का स्टेटस, केस के पक्षकार, केस के अधिवक्तागण, केस के एक्ट सेक्शन, केस की तारीखवार ब्यौरेवार डिटेल्स सारी की सारी आपको स्क्रीन पर उपलब्ध होंगी। यदि इस केस में कोई जजमेंट अपलोड हुआ है तो उसे भी आप देख सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम केस स्टेटस में आते हैं। केस स्टेटस के लिए आपको राज्य व जजशिप का चुनाव करना आवश्यक होता है। इसके बाद आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स का चुनाव कर पार्टी नेम के आधार पर केस स्टेटस सर्च कर सकते हैं। फाइलिंग नंबर के आधार पर केस स्टेटस, एफआईआर नंबर, एक्ट और केस टाइप के आधार पर आप केस स्टेटस सर्च कर सकते हैं। एडवोकेट नेम यहाँ एक महत्वपूर्ण सर्च ऑप्शन है। इसमें आप एडवोकेट नेम सर्च करने के सर्च फील्ड डालकर आप किसी भी नाम के एडवोकेट की कॉज लिस्ट एवं उसके केसेस को आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने महेंद्र नाम के वकील साहब का नाम एंटर किया तो इस नाम से इस कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट एवं जजशिप में कितने केसेस लंबित हैं वह सारी सूची आपके सामने आ जाती है। इसी प्रकार आप बार कोड के आधार पर भी किसी भी अधिवक्ता के मुकदमों की जानकारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अधिवक्ता का बार पंजीकरण क्रमांक दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड डालकर आप गो पर क्लिक करेंगे तो इस बार कोड से संबंधित अधिवक्ता जिस किसी प्रकरण में दर्ज है तो उन सभी का केसेस का ब्यौरा यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार कोई भी अधिवक्ता आसानी से अपने पंजीकृत केसों की सूचना की लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। डेट कॉज लिस्ट यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण विकल्प है जिसमें कोई भी अधिवक्ता अपना बार रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं कॉज लिस्ट डेट डालकर किसी भी अमुक दिनांक को उनके इस जजशिप में कौन कौन से केस
लिस्टेड हैं इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरह से वकील साहब की पेशी डायरी के समान ही है, जिसमें कि 1 तारीख को वकील साहब के कोर्ट में कौन-कौन से केस लग रहे हैं वो सारे इस वेबसाइट के माध्यम से सामने प्रदर्शित हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो वकील साहब का बात पंजीकरण क्रमांक हमने डाला है, उनके 14 केस इस दिनांक को लिस्टेड है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। इसी प्रकार हम कोर्ट ऑर्डर्स की भी जानकारी पार्टी नेम वाइज, केस नंबर वाइज, कोर्ट नंबर वाइज या ऑर्डर डेट रेंज के आधार पर जान सकते हैं। हम कॉज लिस्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट का चुनाव करना होगा एवं कॉज लिस्ट की डेट का चुनाव करना होगा। सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि इस वेबसाइट का अधिक से अधिक उपयोग करें। इस वेबसाइट पर आगे एक नया क्रांतिकारी कदम वर्चुअल कोर्ट्स जो हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। वर्चुअल कोर्ट्स एमवी एक्ट एवं ट्रैफिक ऑफेंसेस के चालानों से संबंधित कोर्ट है, जहां पर कोर्ट भी वर्चुअल होती है एवं वो पक्षकार जिसके विरुद्ध एमवी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है उसके पास उसके विरुद्ध लंबित मुकदमे की जानकारी एसएमएस के माध्यम से पहुंचाई जाती है। संबंधित व्यक्ति उस एसएमएस के आधार पर वेबसाइट पर आकर और अपने मुकदमे की जानकारी कर सकता है एवं कोर्ट द्वारा बताए गए फाइन को यदि वह जमा कराने को तैयार होता है तो वह ऑनलाइन ही अपना जुर्माना जमा कराकर उस केस का फैसला करवा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है एवं इसमें फिजिकल कोर्ट में आने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। राजस्थान में यह सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। अब हम ई कोर्ट्स मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी करते हैं। आइए हम इस ऐप के अंदर प्रवेश करते हैं। इस ऐप में प्रवेश करने पर आपको सर्वप्रथम ऐसा होम स्क्रीन दिखाई देगा, जहां पर आपको सीएनआर नंबर, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट एवं माय केसेस सेक्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर साइड बार मेन्यू भी है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनके बारे में विस्तृत से हम आगे बात करेंगे। यदि आपको किसी केस के सीएनआर नंबर की जानकारी है तो आप सीधे ही उसे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किसी भी केस की डिटेल्स सीधे ही सीएनआर नंबर के माध्यम से आपकी हथेली में आपके मोबाइल पर तुरंत आपके सामने उपलब्ध हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग, हर तारीखवार पेशी ब्यौरा आपके सामने यहाँ पर मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाता है। यदि ये केस आप आपकी माय केसेस में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड केस बटन पर क्लिक करके इस केस को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैनर भी दिया गया है। यदि आपके पास उस प्रकरण से संबंधित कोई क्यूआर कोड है तो उसे आप स्कैन कर सीधे ही उस केस डिटेल्स में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आप केस के ऑर्डर, जजमेंट आदि सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हियरिंग डिटेल्स, तारीख पेशीवार ब्यौरा भी आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर केस स्टेटस भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केस नंबर, पार्टी नेम, फाइलिंग नंबर, एफआईआर नंबर, एडवोकेट नेम, एक्ट वाइज, केस टाइप वाइज, केविएट वाइज सर्च करने की सुविधा यहाँ दी गई है। इसके लिए आपको राज्य एवं किसी जजशिप का चुनाव करना पड़ता है। हम उदयपुर जजशिप का चुनाव करते हैं और हम केस नंबर के आधार पर सर्च करने का प्रयास करते हैं। पार्टी नेम के आधार पर सर्च करना हो तो आप संबंधित कोर्ट कॉम्प्लेक्स का चयन करें। इसके पश्चात आप पेटिशनर रिस्पोंडेंट का नाम जो आपको ध्यान है आप उसकी प्रविष्टि करें एवं रजिस्ट्रेशन ईयर की प्रविष्टि करें एवं वो बटन को क्लिक करें तो 2017 में इस नाम से जितने भी केस दर्ज हुए थे या तो डिस्पोज हुए उन सब की सूची आपके सामने आ जाएगी। आप संबंधित कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट को क्लिक करके ड्रिल डाउन करके उस केस की जानकारी कर सकते हैं। यदि आपको आपसे संबंधित केस दिख गया है तो उसकी जानकारी करने के लिए आप वापस केस नंबर पर क्लिक करें तो उस केस की संपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर आप
पीडीएफ कॉपी जजमेंट ऑर्डर की आसानी से देख सकते हैं। आप आपके मोबाइल पर भी किसी भी केस की जानकारी, उसके जजमेंट ऑर्डर आसानी से देख सकते हैं। यदि ये केस को आपको माई केसेस में ऐड करना है तो यहाँ पर आप आसानी से उसे ऐड भी कर सकते हैं। एफआईआर नंबर के आधार पर भी आप किसी प्रकरण को सर्च कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकरण के एफआईआर नंबर पता है तो सबसे पहले पुलिस थाने का चयन करें और एफआईआर नंबर डालें और एफआईआर का वर्ष प्रविष्ट करें। इसके बाद आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो इस एफआईआर से संबंधित जो भी प्रकरण न्यायालय में लंबित है वह आपके सामने दिखाई देने लगेगा। आप उस प्रकरण के पर्टिकुलर्स यहाँ पर आराम से जान सकते हैं। यदि ये केस आपसे संबंधित है तो इसे भी आप आपकी माई डायरी में ऐड कर सकते हैं। एडवोकेट नेम वाइज सर्च की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। जैसा कि हमने वेबसाइट में देखा था, एडवोकेट नेम, एडवोकेट बारकोड, डेट, कॉल लिस्ट आदि तरीकों से यहाँ पर हम केस स्टेटस का पता कर सकते हैं या फिर कोई अधिवक्ता अपने से संबंधित सारे मुकदमों की जानकारी एक साथ यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी कोर्ट की कॉज लिस्ट भी आप आराम से देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट का चयन करना होगा एवं उस दिनांक का चयन करना होगा जिसकी आप कॉज लिस्ट देखना चाहते हैं। फिर आप सिविल व क्रिमिनल में से किसी एक कॉज लिस्ट को देखना चाहें, उसका चयन कर कॉज लिस्ट आसानी से देख सकते हैं। किसी भी प्रकरण में ड्रिल डाउन करके आप उसकी समस्त जानकारी बड़े आसानी से मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं और उसे माई केसेस में सेव कर सकते हैं। अब हम माई केसेस में आते हैं। यह एक बहुत ही सुविधा देने वाला टूल है जिसमें अधिवक्ता अपनी सारी पेशी डायरी को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी केसेस आप ऐड करेंगे वह डेट वाइज आपको दिखाई देने लगेंगी। किस तारीख पेशी पर कितने केसेस आपसे संबंधित कोर्ट में लंबित हैं वो आपको यहाँ पर तारीख पेशी वाइज दिखाई देंगे। माई केसेस के माध्यम से आप किसी भी केस के अंदर ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ आप एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट की जानकारी भी स्टोर करके रख सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा यहाँ पर इसका कैलेंडर है जिसमें आप प्रत्येक दिनांक को आपके कितने केस न्यायालयों में लंबित हैं उसकी जानकारी आप यहाँ रख सकते हैं ताकि आप सुविधापूर्वक अपने ऑफिस को मैनेज कर सकें। सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि माई केसेस का आप अधिक से अधिक उपयोग करें और इन डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त करें। साइड बार मेन्यू में भी आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी प्रोविजन है। यदि कोई अधिवक्ता अपने जूनियर के साथ अपनी माई डायरी शेयर करना चाहता है या मोबाइल इंस्ट्रूमेंट चेंज करता है तो ये यहाँ पर काम आएगा। माई डायरी को आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के लिए साथ साथ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ई पे, एनजेडीजी, ई फाइलिंग, अधिवक्ताओं के लिए वेरियस फॉर्म्स, वर्चुअल कोर्ट आदि सारी वेबसाइट्स के लिंक मिलेंगे। यहाँ पर इंडिया कोर्ट वेबसाइट का भी लिंक है जिसके माध्यम से आप किसी भी अधिनियम की जानकारी आसानी से अपने मोबाइल में ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिविल प्रोसीजर कोड सर्च करना चाहता हूँ, मैंने गो बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने सिविल प्रोसीजर कोड की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने की सुविधा, सीपीसी के सारे सेक्शंस का सेक्शनवार ब्यौरा दिखाई देने लगेगा जिसे आप बड़े आसानी से अपने मोबाइल फोन पर ही पढ़ सकते हैं। आप शेड्यूल में भी जाकर किसी भी ऑर्डर के बारे में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट की जानकारी आसानी से अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक इस मोबाइल ऐप का उपयोग करें और ई कोर्ट सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। हम आगे चलते हैं। टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन कियोस्क, हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन कियोस्क स्थापित किए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर केस स्टेटस, एडवोकेट नेम वाइज, केस स्टेटस सर्च, कॉज लिस्ट आदि सारी सुविधाएं दी गई है।
केस स्टेटस में आप सीएनआर नंबर, फाइलिंग नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एफआईआर नंबर आदि पर किसी भी केस की डिटेल सर्च कर सकते हैं। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है और हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक कियोस्क स्थापित किया गया है। एडवोकेट नेम वाइज सर्च की सुविधा जो हमने वेबसाइट व मोबाइल ऐप पर देखी थी, वह भी यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ ही आप कॉज लिस्ट भी आसानी से देख सकते हैं। किसी भी कोर्ट की कॉज लिस्ट आप टच स्क्रीन कियोस्क के माध्यम से डिजिटली देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में एक बहुत ही क्रांतिकारी समन तामील की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल समनों की तामील की जाती है एवं इसमें समन प्राप्तकर्ता के फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी व जीपीएस लोकेशन एक ही बार में स्टोर कर लिए जाते हैं और कोर्ट में तत्काल डिजिटल तामील रिपोर्ट प्रेषित हो जाती है। इससे तामीलों में बर्बाद होने वाला समय की बचत होती है और कोर्ट को तुरंत तामील की लौटती हुई रिपोर्ट मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम ई पे के बारे में जानकारी लेंगे। सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि डिजिटल पेमेंट करने के लिए आप www.epay.ecourts.gov.in का ही उपयोग करें। स्टॉक होल्डिंग, बैंक चालान या सीधे ई ट्रांसफर कोर्ट फीस जमा न कराएं। ई पे को यूज करने की सरल प्रक्रिया के बारे में जानकारी करते हैं। आप सर्च ब्राउजर में ई पे वेबसाइट को सर्च करें तो आप ई पे की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर कोर्ट फीस, जुडिशियल डिपॉजिट, फाइन एवं पेनल्टी टैब उपलब्ध है। राजस्थान में कोर्ट फीस एवं फाइन की सुविधा शुरू कर दी गई है। कोर्ट फीस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं हाई कोर्ट में पे कर सकते हैं। आप नए केस या एग्जिस्टिंग केस में कोर्ट फीस पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकरण का में राज्य का चुनाव, जिले का चुनाव एवं कोर्ट कॉम्प्लेक्स का चुनाव करना होता है। इसके बाद जिस व्यक्ति के द्वारा कोर्ट फीस भरी जानी है उसका विवरण आप यहाँ पर भरें, कोर्ट फीस की रकम प्रविष्ट करें एवं कोई विशेष विवरण आप देना चाहें तो वह यहाँ पर आप प्रविष्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ रेंट केस का टाइटल प्रविष्ट किया है। इसके बाद जो व्यक्ति कोर्ट फीस पे करना चाहता है वह अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करे एवं चेकबॉक्स को टिक कर जनरेट ओटीपी बटन को क्लिक करें तो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे यहाँ पर प्रविष्ट कर वेरीफाई बटन को क्लिक करें तो आप सीधे ही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ई ग्रास वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप कंटिन्यू बटन को क्लिक करके आगे बढ़ें। ई बैंकिंग के माध्यम से आप कोर्ट फीस जमा करा सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड बैंक ई बैंकिंग के लिए यहाँ पर लिस्टेड है। इसके अतिरिक्त पेमेंट गेटवे की सुविधा भी है, परंतु याद रखिए पेमेंट गेटवे काम लेते समय आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। यहाँ पर वो पेमेंट गेटवे हैं। हम एसबीआई ई पे पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है देखते हैं। पेमेंट गेटवे का चुनाव करने के बाद एक ई चालान जनरेट होगा, जिसमें कि जीआरएन नंबर एक महत्वपूर्ण सूचना दर्ज की जाएगी जो कि यूनिक है। इसके साथ इस बजट हेड में आपकी कोर्ट फीस या जुर्माना जमा हो रहा है वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। संपूर्ण संतुष्टि होने के एवं ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आप डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग जिसमें कि अन्य बैंक भी यहाँ शामिल हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई द्वारा भी कोर्ट फीस का पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ बटन दबाकर आप कोर्ट फीस जमा करने की सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें। फाइन जमा करने के लिए भी समान ही प्रक्रिया है। फाइन चूंकि लंबित मुकदमों में होता है इसलिए मुकदमे को आप सीएनआर नंबर एवं केस नंबर से सर्च कर सकते हैं। सीएनआर नंबर यदि आपके पास है तो आप सीधे ही मुकदमे की डिटेल्स पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस मुकदमे को हमने चुना है, उसमें किस पक्षकार के द्वारा कोर्ट फीस जमा की जानी है उसका हम चुनाव करते हैं। जुर्माना राशि हम प्रविष्ट करते हैं। इसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे एवं अग्री बटन को चेक करके जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे प्रविष्ट कर आप आगे बढ़ सकते हैं। विकल्प के तौर पर यदि आपके पास सीएनआर नंबर नहीं है तो आप केस नंबर के आधार पर भी प्रकरण जिसमें जुर्माना जमा कराना है उसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आप राज्य का चयन करें, जिले का चयन करें
कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट का चयन करें एवं केस टाइप का चुनाव करें। हम क्रिमिनल रेगुलर केस में जुर्माना जमा कर रहे हैं। हमने ये सारी प्रविष्टियां की है। इसके बाद हम केस नंबर एवं केस ईयर की प्रविष्टि कर गो बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको उस कोर्ट की डिटेल दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर आप पक्षकारों को देख सकते हैं एवं संतुष्टि कर सकते हैं। आप पक्षकार को चुन सकते हैं जिसके द्वारा जुर्माना जमा कराया जाना है। जुर्माना राशि एवं मोबाइल नंबर लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जनरेट ओटीपी बटन दबाते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, इसे आप वेरीफाई करने के लिए यूज में ले सकते हैं। डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई ग्रास आपको एक चालान सक्सेसफुल होने का मैसेज फ्लैश करेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि इसका प्रिंट कोर्ट में प्रस्तुत न करें, बल्कि ई पे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप वापस लौटें और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस प्रकार की एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट को आप कोर्ट में कोर्ट फीस या जुर्माने के सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीआरएन नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप इस एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या इसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं एवं इसे न्यायालय में जमा कराएं। इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से डिजिटल पेमेंट करते हुए अपनी कोर्ट फीस या जुर्माना राशि को खरीद सकते हैं या जुर्माना जमा करा सकते हैं। आइए अब हम ई फाइलिंग के बारे में जानते हैं। अब से कुछ ही समय में लगभग अगले सप्ताह में ई फाइलिंग की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए आपको www.efiling.ecourts.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। कोई भी अधिवक्ता अपने एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर एवं ईमेल एड्रेस को अपने CIS डेटाबेस में पंजीकृत करवाएं एवं यदि आपको इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप सिस्टम ऑफिसर या जुडिशियल सर्विस सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अधिवक्ता पंजीकरण करवाना की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाना होगा। ई फाइलिंग की वेबसाइट में आप राजस्थान राज्य का चुनाव करें। विकल्प के तौर पर आप यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक स्क्रीन दिखाई देगा, जो कि 18 मिनट तक आपके सामने चलेगा। इस 18 मिनट में आपको संपूर्ण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी है। सर्वप्रथम आप यह चुनाव करें कि आप एडवोकेट हैं या पार्टी इन पर्सन। तत्पश्चात अपना 10 अंकीय मोबाइल नंबर आप यहाँ पर प्रविष्ट करें, जो CIS डेटाबेस में आपने दर्ज करवाया हुआ है। तत्पश्चात एक वैलिड ईमेल आईडी जो आपने CIS डेटाबेस में दर्ज करवा रखा है, उसकी प्रविष्टि करें। इसके पश्चात आप बार काउंसिल एनरोलमेंट नंबर की प्रविष्टि करें। कृपया ध्यान दें, बार काउंसिल एनरोलमेंट नंबर में आपको स्लैश या डैश का प्रयोग नहीं करना है। तत्पश्चात आप एक इच्छित यूजर आईडी बनाकर उसे यहाँ पर प्रविष्ट करें। इसके बाद आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रजिस्टर कर रहे हैं, इस बात का चुनाव करें। यहाँ पर आप अपना राज्य, वह जिला जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, एवं उसके पश्चात जिस कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट में आपको स्वयं को रजिस्टर करना है उसका चुनाव करें एवं कैप्चा कोड डालकर गेट OTP बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके मोबाइल पर एक OTP वेरिफिकेशन कोड प्राप्त होगा, जिसे आप यहाँ पर वेबसाइट में प्रविष्ट कर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। मोबाइल वेरिफिकेशन एक अत्यंत आवश्यक कदम है। यह आपकी पहचान सुनिश्चित करवाता है। वेरीफाई OTP बटन दबाने पर आप रजिस्ट्रेशन के अगले फॉर्म में आएंगे, जहां पर आपको अपने एडवोकेट यूजर आईडी का पासवर्ड डालना है। पासवर्ड को आपको कंफर्म भी करना है। इसके पश्चात आपको अपना डिटेल्स जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोई अन्य मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ,
अपना एड्रेस आदि की प्रविष्टि करनी है। आप राज्य एवं पिन कोड की प्रविष्टि करें। इसके पश्चात आपके कंप्यूटर में सेव किए गए आपके डिजिटल फोटोग्राफ को आप यहाँ पर अपलोड करें। आपका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ अपलोड करें। इसके बाद आपका कोई भी फोटो पहचान पत्र उसको भी आप यहाँ पर वेरिफिकेशन हेतु अपलोड करें। आपने जो आईडी प्रूफ अपलोड किया है उसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुनकर उसकी भी प्रविष्टि करें एवं कैप्चा कोड डालें। एवं रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही आप उस कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट में रजिस्टर हो जाएंगे। अब आप ई फाइलिंग की प्रक्रिया का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ई फाइलिंग प्रक्रिया हेतु क्या क्या कदम आपको उठाने हैं इसके बारे में हम आपको आने वाले स्लाइड्स में बता रहे हैं। नवीन प्रकरण को ई फाइल करने की प्रक्रिया क्या होती है अब हम यहाँ समझते हैं। नवीन प्रकरण ई फाइल करने के लिए आपको अपने ई फाइलिंग लॉगिन अकाउंट में जाना है। इसके लिए आप ई फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं एवं राजस्थान राज्य का चुनाव कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट से भी ई फाइलिंग लिंक पर जा सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी ई फाइलिंग का लिंक अवेलेबल है। इसके माध्यम से आप ई फाइलिंग पोर्टल के लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। लॉगिन पेज पर आने पर आप अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड एवं कैप्चा कोड डालें। यूजर्स की सुविधा के लिए यहाँ पर फॉरगॉट योर पासवर्ड, फॉरगॉट यूजर आईडी एवं हेल्प मैनुअल्स की लिंक भी दी गई है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आप जैसे ही लॉगिन बटन को दबाते हैं तो आप ई फाइलिंग के डैशबोर्ड पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सर्च बार, माई फाइलिंग स्टेटस, माई ई फाइल केसेस एवं साइड मेन्यू बार दिखाई देंगे। नया केस फाइल करने के लिए आपको सर्वप्रथम यह देखना होगा कि आपकी प्रविष्टियां प्रॉपर है कि नहीं। आप अपने यूजर अकाउंट का पासवर्ड भी आसानी से यहाँ पर बदल सकते हैं। अब आपको सिस्टम को यह बताना होगा कि आप किस एस्टैब्लिशमेंट में नया केस फाइल करना चाहते हैं। वेयर टू फाइल में आपको ये सारी सूचना प्रविष्ट करनी होगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको सारी वह सूचनाएं जो आपके केस टाइटल में है उसे सही सही यहाँ पर प्रविष्ट करना होगा। आप हाई कोर्ट एवं लोअर कोर्ट का चुनाव करें, तत्पश्चात राज्य का चुनाव करें। इसके पश्चात वह जिले का चुनाव करें जहाँ पर आपको फाइलिंग करनी है एवं कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट का चुनाव करें। आप सिविल प्रकरण या क्रिमिनल प्रकरण दायर करना चाहते हैं इसका भी आप चुनाव करें। इसके बाद आप मैटर टाइप का चुनाव करें, जैसे कि ओरिजिनल मैटर है, अपील है, एप्लीकेशन है। आप देखेंगे कि यदि हम एप्लीकेशन का चयन करते हैं तो कुछ नए फील्ड नीचे दिखाई देने लगते हैं, परंतु हम यहाँ पर एक सिविल सूट दायर करने की उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हम ओरिजिनल का चयन करते हैं। इसलिए आप केस टाइप में सिविल सूट का चयन करें। आप यह चुनाव करें कि मैटर एमएससीटी है अथवा नहीं, मैटर अर्जेंट है या ऑर्डिनरी, इसका भी चुनाव करने के बाद आप सबमिट बटन को क्लिक करें। अब हम ई फाइलिंग के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न 12 पेजेस हैं जिसमें कुछ कलर कोड भी आपको दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम हम इन 12 पेजेस के कलर कोड को समझते हैं। जो पेजेस लाल रंग में हैं वह मैंडेटरी हैं, ऑरेंज कलर के ऑप्शनल, नीले रंग के पेजेस वह हैं जो एक्टिव हैं एवं जिन पेजेस पे हम काम कर चुके होंगे उनका रंग हरा हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि कुछ एस्टरिस्क या स्टार मार्क निशान भी हैं। ये सभी फील्ड्स मैंडेटरी हैं जिन्हें भरना अध्यापक है। डिजिटल सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए निवेदन है कि अधिवक्ता अधिक से अधिक फील्ड्स को की प्रविष्टि अच्छे से करें। हम देखते हैं सर्वप्रथम पटिशनर पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है।
आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि आपका पक्षकार ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट पर्सन। यदि वो प्राइवेट पर्सन है तो उसकी प्रविष्टि, उसका नाम यहाँ पर प्रविष्ट करें, उसके रिलेटिव्स का नाम, उसकी एज एवं जेंडर की प्रविष्टि करें। आप देखेंगे कि ईमेल और मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, परंतु अधिवक्ताओं से निवेदन है कि वह ई कोर्ट सर्विसेज का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ईमेल एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि आवश्यक तौर पर करें, जिससे कि उन्हें एसएमएस एवं ईमेल प्राप्त हो। इसके पश्चात आप एड्रेस, स्टेट की डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट एवं तालुका की अन्य डिटेल्स प्रविष्ट कर आगे बढ़ सकते हैं। प्रविष्टियां हो जाने के पश्चात आप सेव बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि ऊपर राइट हैंड साइड में एक ई फाइलिंग नंबर जनरेट हो गया है, जिसे आप आपके रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड पेज रेस्पोंडेंट इंफॉर्मेशन पर आ गए हैं। पटिशनर की भांति ही हम रेस्पोंडेंट की भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे। अधिवक्ताओं से निवेदन है कि कॉज टाइटल के अनुसार ही सारी सूचना यहाँ पर भरें, क्योंकि एक बार सूचना प्रविष्ट हो जाने के पश्चात उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। निवेदन है यदि आपके पास ईमेल एवं मोबाइल नंबर की सूचना हो तो उसे भी आवश्यक तौर पर प्रविष्ट करें, जिससे कि आप ई कोर्ट सर्विसेज के एसएमएस एवं ईमेल सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। तत्पश्चात आप एड्रेस की प्रविष्टि करें, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आदि का चुनाव करें एवं सेव करके आगे बढ़ें। नेक्स्ट बटन क्लिक करने पर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पेज पर आ गए हैं। यह कंप्लेनेंट अथवा रेस्पोंडेंट की जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है उसे प्रविष्ट करने का पेज है। यह यद्यपि ऑप्शनल है, परंतु निवेदन है कि यदि आपके पास कोई भी सूचना है तो उसे अवश्य यहाँ पर भरें। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्टी इंफॉर्मेशन, यदि आपके प्रकरण में वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2, 3 इत्यादि हैं तो उन सभी की सूचना यहाँ पर हम भरेंगे। हम जो प्रकरण दायर कर रहे हैं उसमें प्रतिवादी संख्या 2 है, तो हम प्रतिवादी संख्या 2 की सूचना यहाँ भरेंगे। क्योंकि हमारा प्रतिवादी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करके नगर निगम जयपुर भरेंगे। इसके पश्चात हम प्रतिवादी संख्या 2 के ईमेल एवं मोबाइल नंबर की डिटेल्स यदि हमारे पास हैं तो उसे आवश्यक तौर पर प्रविष्ट करेंगे। सभी सूचनाएं सही भरने पर आप सेव बटन को क्लिक करें। सेव बटन को क्लिक करते ही आपके सामने पेज के बॉटम में सारी एक्स्ट्रा पार्टी इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगेगी, जिसे आप एडिट अथवा डिलीट भी कर सकते हैं। एलआर्स की डिटेल के साथ साथ यहाँ पर अन्य केस डिटेल्स का भी पेज है, जहाँ पर आप कॉज ऑफ एक्शन की डिटेल्स, डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, क्लेम अमाउंट, प्रेयर, रिलीफ क्लेम आदि प्रविष्ट कर सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बटन हाइड पार्टी भी आपके सामने है। यदि आपका प्रकरण कोई ऐसा प्रकरण है जो कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अत्याचार से संबंधित है, अथवा कोई पारिवारिक प्रकरण है, अथवा कोई ऐसा अन्य प्रकरण है जिसमें कि यह अध्यापक है कि पक्षकारों के नाम सार्वजनिक नहीं करने हैं, तो यहाँ आप हाइड पार्टीज बटन को क्लिक कर उनके नाम को छुपा सकते हैं। केस डिटेल्स सेव करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्ट सेक्शन पेज पर हैं। एक्ट सेक्शन पेज पर आप अपने प्रकरण से संबंधित विधि का विवरण प्रविष्ट करें। यदि आपके प्रकरण में एक से अधिक विधियां हैं तो उन सभी को आप ऐड मोर बटन को क्लिक करते हुए वहां पर जोड़ सकते हैं। आगे अब हम साइन मेथड पेज पर आ गए हैं। हम हमारे दस्तावेजों को किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे, इसके लिए हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आधार, डिजिटल टोकन या मोबाइल ओटीपी। हम मोबाइल ओटीपी का चयन करते हैं। हमारा ऑप्शन सक्सेसफुली सेव हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अब हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपलोड डॉक्यूमेंट पेज पर हैं। क्योंकि हम ई फाइल कर रहे हैं इसलिए हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली अपलोड करना है। तो हम डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल जो कि 20 एमबी साइज से कम होंगी उन्हें अपलोड करेंगे। हम एक प्रकरण दायर कर रहे हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है प्लेंट। देखिए प्लेंट को हम डॉक्यूमेंट लिस्ट में से चूज कर डॉक्यूमेंट टाइटल की प्रविष्टि कर ब्राउज बटन को क्लिक कर जो हमारा दावा है उसकी पीडीएफ फाइल को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड बटन को क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज फ्लैश होगा और यहाँ बॉटम में आपको आपके द्वारा अपलोडेड डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाई देगी। यदि हमें कोई अन्य डॉक्यूमेंट जैसे कि वकालतनामा अपलोड करना है तो हम डॉक्यूमेंट लिस्ट में से वकालतनामा चूज करेंगे एवं डॉक्यूमेंट टाइटल में वकालतनामा प्रविष्ट कर वकालतनामे की पीडीएफ फाइल को अपलोड करेंगे। इस प्रकार आप और भी अन्य कोई दस्तावेज यदि आप अपलोड करना चाहते हैं तो उन्हें अपलोड कर सकते हैं। नीचे लिस्ट में आप देखेंगे कि सभी आपके द्वारा अपलोडेड दस्तावेज दिखाई दे रहे हैं। इनका आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपने दावा क्या अपलोड किया था, वकालतनामा क्या अपलोड किया था। आप इसकी जांच कर यहाँ से संतुष्टि कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कोर्ट फीस टैब पर हैं। सबसे पहले आपको चुनना है कि आप कौन सी फीस यहाँ पर जमा कराना चाहते हैं। हम कोर्ट फीस का चुनाव करते हैं। कितनी कोर्ट फीस हमने ऑनलाइन भरी है उसकी प्रविष्टि हम यहाँ कर रहे हैं। पेमेंट मोड क्योंकि हमने ई पे के माध्यम से पेमेंट किया है इसलिए ई चालान का चुनाव हम कर रहे हैं। अब हम ब्राउज करके जो हमारी ई पे की एक्नॉलेजमेंट रसीद है उसको हम यहाँ पर पीडीएफ फाइल को अपलोड करेंगे। तत्पश्चात हम हमारे ई चालान का जीआरएन नंबर जो एक महत्वपूर्ण नंबर है उसकी प्रविष्टि यहाँ पर करेंगे। इसके पश्चात चालान की डेट, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका चुनाव करें एवं किस पक्षकार द्वारा कोर्ट फीस जमा कराई जा रही है उसका विवरण अंकित कर अपलोड बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपकी कोर्ट फीस की रसीद यहाँ पर अपलोड हो गई है। इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अफर्मेशन टैब पर हैं। जो कोई डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं और जो सूचनाएं हमने इस पेज पर भरी हैं इन सबको अफर्म करने के लिए यह पेज बनाया गया है। यहाँ पर पक्षकार एवं अधिवक्ता दोनों को अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन का तरीका हमने मोबाइल ओटीपी चुना था इसलिए हम मोबाइल ओटीपी के माध्यम से अफर्मेशन करेंगे। पक्षकार के अफर्मेशन के साथ साथ अधिवक्ता का अफर्मेशन भी यहाँ पर होता है। इसके लिए आप अधिवक्ता का नाम, अधिवक्ता के मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करें एवं सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। तो जो मोबाइल नंबर आपने प्रविष्ट किया है उस पर एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ प्रविष्ट करके आप वेरिफिकेशन की कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने वेरिफिकेशन की कार्रवाई पूरी कर ली है। हम हमारे वेरिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट में हमने जो भी कार्रवाई की है उसके प्रीव्यू सेक्शन में है। यहाँ पर हम प्रत्येक पेज पर हमने जो प्रविष्टियां भरी है उसका पुनर्विलोकन कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, आपके द्वारा जमा कराई गई कोर्ट फीस आदि सारी सूचनाएं यहाँ आपको एक साथ दिखाई देंगी। इसके पश्चात आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी फाइल ई फाइलिंग एडमिन के पास पहुंच जाएगी जो कि आपकी फाइल को आगे प्रोसेस करेंगे। अब हमारी फाइल यहाँ पेंडिंग एक्सेप्टेंस टैब में आ गई है। क्योंकि हमने ई फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है इसलिए हम ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट रसीद भी अब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट टाइटल डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलती है। आप अपने प्रकरण के कॉस्ट टाइटल की वर्ड फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टे प्रार्थना पत्र को दायर करने की प्रक्रिया। मूल वाद के साथ-साथ हमें यदि स्टे प्रार्थना पत्र दायर करना है, तो उसे दायर करने की एक सरल प्रक्रिया राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए बनाई गई है। इसके लिए आप राज्य का चुनाव करें, जिले का चुनाव करें एवं कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट का चुनाव करें। क्योंकि हमने मूल दीवानी वाद के साथ एक स्टे एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन का चुनाव करेंगे। अब हम चुनाव करेंगे कि प्रकरण एमएसईटी है अथवा नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, वेदर यू वांट टू फाइल स्टे मिसलेनियस एप्लीकेशन विद ई फाइल्ड मेन केस, तो हम यस का चुनाव करेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा जो मेन केस हमने फाइल किया था, हमारा सिविल सूट, उसका ई फाइलिंग नंबर प्रविष्ट करते हैं। तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि जो पर्टिकुलर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके मेन केस के हैं। यदि ये आपके मेन केस के पर्टिकुलर्स हैं, तो आप इसे प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि हम पेज नंबर 1 से 6 को स्किप कर सीधे पेज नंबर 7 पर आ गए हैं। ऐसा इसलिए है कि टीआई एप्लीकेशन में मूल दावे के सारे प्रकरण की डिटेल्स अपने आप दर्ज करी गई हैं। अब हम सीधे एक्ट सेक्शन पेज से आगे बढ़ सकते हैं और हमारी टीआई एप्लीकेशन की प्रविष्टियां दायर कर सकते हैं। हमें पहले की प्रविष्टियां दायर करने की जरूरत नहीं रहती है। ये हमारा समय बचाता है। यहाँ पुनः आपको वेरिफिकेशन का मेथड का चुनाव करना होगा। साइन मेथड चुन लेने के पश्चात हम पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हम पुनः अपनी टीआई एप्लीकेशन को अपलोड करने की कार्रवाई करेंगे। टीआई एप्लीकेशन की पीडीएफ फाइल जो हमारे कंप्यूटर में सेव है, उसे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे एवं अपलोड का बटन दबाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज फ्लैश होगा। इसके बाद आप यदि कोई कोर्ट फीस टीआई एप्लीकेशन के साथ देनी है, तो उसकी प्रविष्टि कर सकते हैं और मूल दावे के समान ही आप सारी प्रक्रिया अफर्मेशन की करके टीआई एप्लीकेशन भी आसानी से दायर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दायर करने की सुविधा, कोर्ट फीस कमी पूर्ति करने की सुविधा एवं इंटरिम एप्लीकेशन दायर करने की सुविधा भी दी गई है। सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि इस ई फाइलिंग प्रक्रिया का अधिक से अधिक उपयोग करें एवं अपने कार्यालय की सुविधा से भी केसेस को फाइल करें। अब हम देखते हैं कि जुडिशियल सर्विस सेंटर या केंद्रीकृत फाइलिंग एवं पूछताछ केंद्र क्या है। यहाँ पर अधिवक्ता सभी ई फाइलिंग की सुविधाएं, ई कोर्ट सुविधाएं एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। नवाचार के तौर पर ई सेवा केंद्र भी राजस्थान में शुरू किए गए हैं, जहां पर आप निःशुल्क डिजिटल सेवाएं, पूछताछ, ऑनलाइन कोर्ट फीस, ई फाइलिंग, स्कैनिंग, सर्टिफाइड डिजिटल कॉपी आदि सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उदयपुर में ई सेवा केंद्र को प्रारंभ कर दिया गया है एवं अन्य जिलों में भी ई सेवा केंद्र खोले जाएंगे।